गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की कक्षा में हम गद्य की मुख्य विधाओं के अंतर्गत निबंध गद्य विधा को जानेंगे। कल की कक्षा में हमने कहानी और उसके प्रमुख तत्वों के विषय में जान लिया था। तो आइए शुरू करते हैं। निबंध, पहले निबंध का अर्थ जान लेते हैं। निबंध अच्छी प्रकार से बंधा हुआ। तो निबंध क्या है? निबंध सीमित आकार में लिखी जाने वाली वह गद्य रचना है जिसमें किसी विषय का वर्णन स्वतंत्रता पूर्वक किंतु क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया गया हो। मतलब निबंध जो है वो आपके विचारों को क्रमबद्ध रूप से लिखने का तरीका है, और वो जिस भी विषय पर आप निबंध लिख रहे हैं उसमें आप अपने विचारों को स्वतंत्रता पूर्वक रख सकते हैं। आप अपने दृष्टिकोण से उस विषय को परख सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध को गद्य की कसौटी कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अच्छा गद्य लेखक उसी को मानते हैं जो अच्छे निबंध लिख सकता हो। कसौटी मतलब परख। जैसे आपके ज्ञान की परख कैसे की जाती है? परीक्षाओं के द्वारा। तो आपके ज्ञान की कसौटी क्या हुई? परीक्षा। ठीक वैसे ही उन्होंने एक अच्छे गद्य लेखक को कहा कि निबंध आपकी परीक्षा। अगर आप अच्छा निबंध लिख सकते हो तो आप अच्छे गद्य लेखक हो। अब निबंध में कुछ लिखने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, और वही निबंध की विशेषताएं कहलाती हैं। तो पहला है, निबंध में विचार एवं भाषा दोनों में कसावट होनी चाहिए। यानी आपके जो विचार हैं और जो भाषा है वो बहुत सीमित आकार में होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा विचारों का फैलाव या विषय से भटक जाना या विषय से दूर हो जाना ये नहीं होना चाहिए। और आपकी जो भाषा है वो आपके विचारों के अनुकूल, आपकी विषय के अनुकूल होनी चाहिए। दूसरा है विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग। निबंध में इस बात पर बहुत अधिक महत्व दिया जाता है कि विराम चिन्हों का आप यथा उचित जगह स्थान पर प्रयोग करें। तीसरा है प्रमुख बातों पर अधिक महत्व एवं गौण बातों पर को कम महत्व देना चाहिए। जिस विषय पर आप निबंध लिख रहे हैं उसकी प्रमुख बातों पर ही आपको अधिक महत्व देना चाहिए। अगर आपके विषय के विस्तार के लिए कुछ अन्य बातों का उसमें समावेश करना आवश्यक है तो आप उनको कर लीजिए, लेकिन वो बातें कैसी हैं? गौण है, क्योंकि आपके प्रमुख विषय नहीं है वो। तो ऐसी बातों पर केवल वो विषय को विस्तार देने के लिए आप उनको प्रयोग कीजिए, पर उनको अधिक महत्व नहीं देना चाहिए, जिससे कि आप मुख्य विषय से ना भटक जाएं। इसलिए निबंधकार को विषय का पूर्ण विश्लेषण कर लेना चाहिए। आप जिस भी विषय पर निबंध लिखने जा रहे हैं सबसे पहला काम है कि आप उस विषय का पूर्ण अध्ययन कर लें, अच्छे से चिंतन कर लें, अच्छे से मनन कर लें और अच्छे से अध्ययन कर लें, तभी आप एक अच्छा निबंध लिख पाएंगे। और निबंध में जो वाक्य हैं वो आपके छोटे छोटे और भाषा आपकी सरस होनी चाहिए। ज़्यादा क्लिष्ट भाषा वाले, यानी कि ज़्यादा क्लिष्ट भाषा वाले जो निबंध होते हैं उनको वो रोचक नहीं लगते हैं पाठक को। वो एक विशेष वर्ग ही उनको पढ़ पाता है, प्रत्येक व्यक्ति उनको पढ़ना पसंद नहीं करता। तो इसलिए आप ध्यान रखिए कि आपके जो निबंध है वो उसमें भाषा जो है वो रोचक, सरस और सरल होनी चाहिए। तो निबंध के कुछ महत्वपूर्ण अंग हैं, जैसे कल हमने कहानी के कुछ 6 तत्व पढ़े थे कि जिनका कहानी में होना अति आवश्यक था। ठीक वैसे ही निबंध के भी
कुछ प्रमुख अंग हैं जिनका होना एक निबंध में अनिवार्य है। तो पहला है शीर्षक। तो शीर्षक का होना निबंध में अनिवार्य है। आप अपने विषय के अनुसार अपने शीर्षक का चुनाव कर सकते हैं। शीर्षक आपका ऐसा होना चाहिए जिससे जो आपका जो विषय वस्तु है उसकी झलक हो, ताकि कुछ ऐसा मतलब रोचक शीर्षक होना चाहिए, लेकिन विषय के अनुकूल होना चाहिए। ये नहीं कि आप लिख किसी और विषय पर रहे हैं और रोचकता के आधार पर आपने कोई अन्य ही शीर्षक लिख दिया। तो आपके विषय के अनुसार होना चाहिए, परंतु रोचक होना चाहिए, जिससे कि पाठक के मन में निबंध को पढ़ने की जिज्ञासा उत्पन्न हो। दूसरा है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में आप उस विषय की भूमिका बना लीजिए कि आप जिस विषय पर लिखने जा रहे हैं उसका उद्भव, उसके उद्भव के विषय में, और जो आपकी भूमिका है वो विषय की झलक वाली होनी चाहिए, विषय से बिल्कुल अलग नहीं होनी चाहिए। थोड़ा बहुत ज्ञान हमको प्रस्तावना पढ़कर ही हो जाना चाहिए कि हम इस निबंध में किस विषय पर अध्ययन करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तीसरा है विस्तार। ये अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर ही आपके विचारों को आप स्वतंत्रतापूर्वक अपने विचारों को विस्तृत रूप से रख पाते हैं। ठीक है, आप अपने दृष्टिकोण से अपने विचारों को प्रकट कर पाते हैं। फिर है उपसंहार। उपसंहार मतलब निष्कर्ष। तो आपने क्या परिणाम निकाला है ना। ये निबंध में अनिवार्य अंग भी है और महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि कोई भी आपने विषय पर लिखा है तो आपने उसके विषय में क्या जाना, ये आपके अपने विचार हैं। आप अपने दृष्टिकोण से यहाँ पर आप उसका निष्कर्ष निकालते हैं, सही या गलत, गुण दोष जैसा भी, जो आप अपने हिसाब से उसका समापन करते हैं। निबंध के प्रकार। भाषा शैली, विषय और शैली की दृष्टि से निबंध को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। तो पहला है विचारात्मक निबंध। विचारात्मक निबंध, जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे विचारात्मक है, तो विचारों का होना अनिवार्य होगा। तो विचारात्मक निबंध में बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है, क्योंकि विचार कहाँ उत्पन्न होते हैं, बुद्धि में। तो मस्तिष्क में बुद्धि होती है, बुद्धि में विचार उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है। इसके लेखन में चिंतन, मनन और अध्ययन की अपेक्षा अधिक की जाती है। यानी कि जब आप विचारात्मक निबंध लिखने बैठेंगे तब आपको उस विषय का अत्यधिक चिंतन, मनन और अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, और इस प्रकार के निबंधों में हम विषय, जो भी आपका विषय है, उसके गुण और दोषों पर निष्पक्ष रूप से प्रकाश डालते हैं। ठीक है, यानी उसके गुण के विषय में भी लिखते हैं और दोषों के विषय में भी लिखते हैं। जैसे आप विज्ञान के चमत्कार, विज्ञान वरदान या अभिशाप, इस तरह के निबंध लिखते हैं तो वो विचारात्मक निबंधों के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे दूरदर्शन की उपयोगिता, इंटरनेट, वरदान या अभिशाप, इस तरह से जो भी आप निबंध लिखते हैं वो विचारात्मक निबंध होते हैं। तो अब जैसे कि आप कक्षा 10 आपके पाठ्यक्रम में ये संकलित हैं, रामचंद्र शुक्ल की मित्रता और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भारतीय संस्कृति, ये दोनों आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, जो कि आप पढ़ेंगे। और ये आप आज ही पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब आप मित्रता आज पढ़ेंगे तो आप उसको अच्छे से समझ लेंगे कि इसमें किस तरह से मित्र के गुण और दोष दोनों पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, तो दूसरा है भावात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंधों में हृदय तत्व की प्रधानता होती है। अभी हमने विचारात्मक निबंधों में क्या देखा कि बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है। ठीक वैसे ही भावात्मक, भाव कहाँ उत्पन्न होते हैं, हृदय में। तो यहाँ पर किसकी प्रधानता होगी, हृदय तत्व की। तो यहाँ पर हृदय की, यानी आपकी जो बात है वो पाठक के हृदय तक पहुँचती है। वो उसको सोचने को, जैसे कोई कविता पढ़ के हम क्या करते हैं, कोई कविता पढ़ के हम
आनंद का अनुभव करते हैं, रस का अनुभव करते हैं, ठीक वैसे ही भावात्मक निबंधों को पढ़ के भी हम खुशी का, आनंद का अनुभव करते हैं। और इसमें गद्य में वैसे हमने पढ़ा था कि कल्पना नहीं होती है, यहाँ पे तर्क, चिंतन और मनन को अधिक महत्व दिया जाता है, परंतु इस प्रकार के निबंधों में थोड़ा बहुत हम कल्पना का सहारा लेते हैं और अलंकारों का भी सहारा लेते हैं, क्योंकि बिना कल्पना और बिना अलंकारों के बात हमारे हृदय तक नहीं पहुंचती है, बिना सजावट के, है ना। चीज़ सुंदर कैसे लगती है, आप अपने आप को सजाने के लिए क्या करते हैं, आभूषणों का प्रयोग करते हैं, अलंकारों का प्रयोग करते हैं, ठीक वैसे ही हम इस प्रकार के निबंधों को सजाने के लिए कल्पना और अलंकारों का प्रयोग करते हैं। ये इस प्रकार के निबंध होते हैं जैसे कोई विषय है कि यदि मैं प्रधानमंत्री होता, है ना, तो ये तो आपके विचार हो गए ना, तो आप हैं नहीं प्रधानमंत्री, आप सोच रहे हैं, आप कल्पना कर रहे हैं कि यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो किसी भी परिस्थिति को मैं किस तरह से रखता, मतलब उस परिस्थिति का सामना मैं किस प्रकार से करता। तो ये आपका कल्पना हो गई, है ना। तो इस प्रकार के निबंध भावात्मक निबंध होते हैं, आपके हृदय से जुड़े हुए होते हैं, जैसे मेरी अभिलाषा, स्कूल का पहला दिन, है ना, ये आपके भावात्मक हैं, हृदय से जुड़े हुए निबंध होते हैं। तीसरा है वर्णनात्मक निबंध। इन निबंधों में किसी भी वर्णनीय वस्तु, स्थान, व्यक्ति, दृश्य आदि का निरीक्षण के आधार पर आकर्षक, सरस और रमणीय वर्णन होता है। जैसे इस प्रकार के निबंधों में क्या होता है, वर्णन, वर्णनात्मक, यानी नाम से ही आपको पता चल गया कि यहाँ पे वर्णन होगा। तो वर्णन किसका है, वर्णन है किसी वस्तु का, स्थान का, व्यक्ति का, दृश्य आदि का, ठीक है, वो भी किसी सजीव या निर्जीव, व्यक्ति वस्तु हो सकते हैं, व्यक्ति तो सजीव ही होते हैं ना, उसका भली प्रकार से निरीक्षण करके तब उसको बहुत आकर्षक रूप से और सरस और सुंदर वर्णन जब आप करते हैं तब वो क्या बन जाता है, कैसा निबंध कहलाता है, वर्णनात्मक। जैसे किसी त्योहार का वर्णन, जैसे आपने ये लिख चुके हैं, आप किसी त्योहार का वर्णन आप निबंध कक्षा तक या आप कर चुके होंगे, गणतंत्र दिवस पिछली कक्षा में आपने किया था, ऋतुओं आदि का वर्णन। तो इस प्रकार के जो निबंध होते हैं वो वर्णनात्मक निबंध के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब आपका चौथा है विवरणात्मक निबंध। इन निबंधों में प्राय ऐतिहासिक तथा सामाजिक घटनाओं, स्थानों, दृश्यों, यात्राओं तथा जीवन के अन्य विविध कार्यकलापों का विवरण दिया जाता है। अब आप देखिए, वर्णनात्मक निबंध में हमने अभी देखा था, यहाँ पे भी वस्तु, स्थान, व्यक्ति और दृश्य थे, यहाँ पर भी स्थान, दृश्य, जीवन घटनाएं हैं, ठीक है। तो दोनों में बहुत ही सूक्ष्म अंतर है, इसका बहुत बार अध्ययन कर लीजिएगा, बहुत बारीक से अच्छे से ध्यान पूर्वक समझ लीजिएगा कि यहाँ पर हम किसी सजीव या निर्जीव वस्तु का वर्णन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, किसी ऐतिहासिक और सामाजिक घटनाओं, स्थानों और दृश्यों और यात्राओं का वर्णन कर रहे हैं। वर्णन नहीं कर रहे हैं, विवरण दे रहे हैं, विवरण दे रहे हैं, ब्यौरा दे रहे हैं, उसका वास्तविक यानी यथार्थ विवरण हम दे रहे हैं। जैसे मैं किसी त्योहार का वर्णन अगर करती हूँ तो उसमें देखिए, इसमें भी त्यौहार आ जाएगा, इसमें भी त्यौहार आ जाएगा। तो अब आप कहेंगे कि ये तो दोनों में एक ही विषय हो गए, तो विषय एक है लेकिन यहाँ पर त्यौहार का वर्णन करना है, यहाँ पे त्यौहार का विवरण देना है। जैसे कि किसी त्यौहार का जब आप वर्णन करेंगे तो उसमें आप कैसे मनाते, आप, है ना, जो भी आपने देखा है त्यौहार का, किसी त्यौहार को आपने जिस तरह से देखा है उसका वर्णन कर देंगे आप, ठीक है। ये तो हो गया वर्णन। अब जब आप उसका विवरण देंगे तब आप मनाएंगे क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, क्यों इसकी शुरुआत हुई, क्या इसके कारण है, तो ये विवरण हो गया, ठीक है। थोड़ा सा बहुत ही सूक्ष्म अंतर है, बहुत ध्यानपूर्वक इसको आप समझिए कि यहाँ पे वर्णन करना है, यानी जब कहते हैं ना आंखों देखा हाल,
हैं, मैच का आंखों देखा हाल, तो ये आपका वर्णनात्मक निबंध के अंतर्गत आएगा। और जब आप उसी चीज़ का विवरण देंगे, उस स्थान का विवरण देंगे, उन दृश्यों का विवरण देंगे, तब ये आपका विवरणात्मक निबंध बन जाएगा। और ये आपने पिछली कक्षा 9 में धर्म भारती द्वारा रचित ठेले पर हिमालय आप पढ़ चुके हैं। तो इसमें ठेले पर हिमालय आपने देखा था ना कि एक बार ठेले पर देखकर उनको हिमालय पर्वत की याद आ जाती है और उन्होंने फिर हिमालय का विवरण दिया, पूरा उस अपनी यात्रा का विवरण दिया, वो कैसे गए, कहाँ रुके, कितने दिन रुके, क्या किया, ये सब उन्होंने पूरा विवरण दिया। केवल हिमालय का वर्णन नहीं किया था उन्होंने। अगर वो ठेले पर वर्ब को देकर हिमालय का वर्णन कर देते तो वो वर्णनात्मक निबंध हो जाता, लेकिन उन्होंने यहाँ पर अपनी यात्रा का विवरण दिया था, इसलिए वो विवरणात्मक निबंध हो गया। ठीक है, ऐसा ही एक निबंध हम आपकी कक्षा 10 में संकलित है अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, अपने पढ़ चुके हैं सामाजिक विषय के में। तो भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित है ये अजंता। इसको हम कक्षा 10 में आने वाली कक्षा में पढ़ेंगे। तो आज की कक्षा समाप्त हुई। आज का आपका जो एक होमवर्क है वो आपको दिया जा रहा है। आपको एक विचारात्मक निबंध लिखना है, और निबंध का जो विषय होगा, निबंध का विषय होगा वो होगा आपका मोबाइल फ़ोन की उपयोगिता। मोबाइल फ़ोन की उपयोगिता। आवश्यक है कि अनावश्यक है, ये मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अभी हम मोबाइल से मैं पढ़ा रही हूँ और आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप ये विचारात्मक शैली में लिखना है आपको, ये विचारात्मक शैली में। ठीक है, वर्णन नहीं करना है मोबाइल का, विवरण भी नहीं देना है, विचारात्मक शैली में ये आपको निबंध लिखना है। ठीक, विचारात्मक शैली यानी विचारात्मक शैली में क्या होता है, गुण और दोष। मोबाइल फ़ोन की उपयोगिता आपको आवश्यक है कि अनावश्यक है, इस विषय पर आपको एक निबंध लिखना है। तो आज की कक्षा समाप्त हुई।